मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और ये मैं जूरिस्पोंडेंस के बारे में लेकर आई हूँ कि जूरिस्पोंडेंस में किसने क्या क्या कहा, कौन कौन से जूरिस्ट ने क्या क्या कहा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जूरिस्पोंडेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, तो अब हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जूरिस्पोंडेंस को। ठीक है ना। स्कूल ऑफ जूरिस्पोंडेंस, स्कूल ऑफ जूरिस्पोंडेंस। ठीक है, इन्हें आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल। इसमें आप 2 नामों को याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें एनालिटिकल स्कूल में 2 नाम आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 2 है सोशोलॉजिकल स्कूल। ठीक है, नंबर 3 पर आता है हिस्टोरिकल स्कूल। और नंबर 4 पर आता है हमारा फिलोसॉफिकल स्कूल। फिलोसॉफिकल स्कूल। तो एनालिटिकल स्कूल में मैंने आपको 2 नाम बताए थे, आपको बहुत याद रखने हैं ये। एनालिटिकल स्कूल में हमें नाम याद रखने हैं बेंथम और ऑस्टिन का। ठीक है ना, हमें याद नाम रखने हैं बेंथम और ऑस्टिन का। बेंथम और ऑस्टिन, इनके नाम हमने याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम सोशोलॉजिकल स्कूल के बारे में। सोशोलॉजिकल स्कूल में 5 नाम बहुत अहम रखते हैं। तो सबसे पहला नाम है हमारा डुगिट का। किसका नाम है हमारा? डुगिट का। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है 6 जूरिस्पोंडेंस के 6 पार्ट्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 4 ही हैं, तो आप लोग 4 ही याद रखें। ऐसे नेचुरल जूरिस्पोंडेंस स्कूल भी है, लेकिन नहीं, हमने 4 याद रखने हैं, यही 4 है। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी। तो हम बात करते हैं डुगिट। डुगिट, इसमें 5 नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको एक एक की बताती हुई चल रही हूँ। डुगिट ने क्या कहा? डुगिट डुगिट ने सोसाइटी में जो एक दूसरे के बीच इंटरडिपेंडेंस होती है ना, उसी से आपको लॉ को कनेक्ट करने के लिए कहा। क्या कहा डुगिट ने? सोसाइटी में सोसाइटी में होती है उसी से लॉ को कनेक्ट। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आप इसे नोट डाउन करते चलिए। चाहिए, ये बात किसने कही? ये बात कही डुगिट ने। सोसाइटी में जो एक दूसरे के भी इंटरडिपेंडेंस होती है, उसी से आपको लॉ को कनेक्ट करना चाहिए, ये बात कही डुगिट ने। इसी के लिए इन्होंने एक शब्द दिया, इन्होंने इसी के लिए डुगिट ने
एक शब्द दिया सोशल सॉलिडिटी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो आत्मनिर्भर, ठीक है ना। तो इन्होंने इसके लिए एक शब्द दिया सोशल सॉलिडिटी, आत्मनिर्भर। अब बात करते हैं दूसरे जुरिस्ट के बारे में। दूसरे जुरिस्ट का क्या नाम था? दूसरे जुरिस्ट का नाम था एलरिच। एक तो इसके नाम पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। एलरिच, देखिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ फिर भी ताकि आप समझ सकें। एलरिच, एलरिच। तो एलरिच ने क्या कहा? एलरिच ने कहा लॉ का मेन सोर्स सोसाइटी है। इन्होंने एलरिच ने कहा लॉ का मेन सोर्स सोसाइटी है, सोसाइटी है, ठीक है। ये किसने कहा? एलरिच ने। तो इन्होंने लॉ का मेन सोर्स सोसाइटी को बताया। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, हेरिंग। हेरिंग ने क्या कहा? नंबर 3 आप लिख लीजिए, हीरिंग। हीरिंग नहीं, हीरिंग, ठीक है ना, हीरिंग। मैं इसीलिए इसे हिंदी में लिखते चल रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इन्होंने सोशल इंटरेस्ट थ्योरी जो है, इन्होंने हीरिंग ने कहा हीरिंग ने सोशल इंटरेस्ट थ्योरी डेवलप की है। कौन सी थ्योरी डेवलप की है? सोशल इंटरेस्ट थ्योरी। अब बात करते हैं नंबर 3 पाउंड के बारे में। पहले आप इसके हीरिंग का लिख लीजिए, इन्होंने कौन सी थ्योरी डेवलप की? सोशल इंटरेस्ट इस तरह से देखिए एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये सोशल इंटरेस्ट थ्योरी किसने डेवलप की। तो आप बोल सकते हैं कि सोशल इंटरेस्ट थ्योरी हीरिंग ने डेवलप की, ठीक है ना, सोशल इंटरेस्ट थ्योरी। अब बात करते हैं हम अपने नंबर 4 के जूरिस्ट के बारे में जो है पाउंड। पाउंड, इन्होंने क्या कहा? पाउंड ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। इन्होंने जो है सोशलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस को इंजीनियरिंग से जोड़ दिया। तो इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है ये कह दिया पाउंड ने। तो सबने अलग अलग तरीके से इसको कहा है। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कि सोशल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, ये कौन से जूरिस्ट ने कहा? तो ये आप टिक कर सकते हो उस पर कि पाउंड ने कहा सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब आते हैं हमारे नंबर 5 के कामटे। कामटे कामटे में कामटे ने क्या कहा? कामटे ने कहा ऑर्गेनिक थ्योरी मिक्सअप नहीं होती है, ठीक है, इनकी बात भी सही है। ऑर्गेनिक थ्योरी ये भी लिख लीजिए आप, कामटे। कामटे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इन्होंने कहा ऑर्गेनिक थ्योरी मिक्सअप नहीं होती है। क्लियर है? यहाँ तक कि हमने आपको बताया सोशलॉजिकल स्कूल के बारे में और एनालिटिकल स्कूल के बारे में। अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में, जो
ये बताता है कि कानून हमेशा से था, विधि हमेशा से थी, नियम हमेशा से थे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। तो हिस्टोरिकल स्कूल का नाम आया तो सबसे पहले इसमें किसका नाम आएगा? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू कहते हैं चेंज इन द नीड ऑफ सोसाइटी इक्वल टू चेंज इन लॉ। क्या कहते हैं मॉन्टेस्क्यू? चेंज इन द नीड ऑफ सोसाइटी इक्वल टू चेंज इन द लॉ। मतलब है अगर सोसाइटी की नीड में चेंज होता है तो यह चेंज लॉ में भी कर देते हैं। इन्होंने कहा अब यह चीज़ कहाँ देखने को मिलेगी? तो इन्होंने बताया कस्टम, पीपल, हिस्ट्री। तीन चीज़ों का नाम लिया इन्होंने। इन्होंने किस किस तीन चीज़ों का नाम लिया? कस्टम, नंबर 1, नंबर 2 पीपल, नंबर 3 हिस्ट्री। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका ये कि किन तीन चीज़ों का नाम लिया मॉन्टेस्क्यू ने। तो आप ऐसे बता सकते हैं, या फिर इस तरह से आता है कि तीन चीज़ों की बात कौन से जूरिस्ट ने करी, तो आप मॉन्टेस्क्यू पर टिक लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर कर बनते हैं, तो आप इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखें। तो इन्होंने कस्टम, पीपल, हिस्ट्री इन तीन चीज़ों का नाम लिया है जो इन्होंने लिया है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट हिस्ट्री था। दैट्स वेल उसकी अप्रोच हिस्टोरिकल स्कूल की अप्रोच है। क्लियर है? इन्होंने तीन का नाम लिया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 के जूरिस्ट के बारे में। इन्होंने नंबर 1 तो हमारे हो गए, मैं लिख देती हूँ मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कहा, एक बार दोबारा समझ लीजिए आप। मॉन्टेस्क्यू ने कहा चेंज इन द नीड ऑफ सोसाइटी इक्वल टू चेंज इन लॉ। मतलब है अगर सोसाइटी की नीड में चेंज होता है, आप सोचो खुद ही, सोसाइटी की नीड में चेंज होता है तो ये चेंज लॉ में भी कर देते हैं। इन्होंने कहा अब ये चीज़ कहाँ देखने को मिलेगी, तो इन्होंने बताया कस्टम, पीपल और हिस्ट्री। इन तीन चीज़ों में इन्होंने नाम लिया। ये मैंने आपको लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट हिस्ट्री था। दैट्स वेयर इसकी अप्रोच भी हिस्टोरिकल स्कूल की अप्रोच है। ठीक है। अब बात करते हैं सेविनी के बारे में। सेविनी ने क्या कहा? सेविनी सेविनी ने कहा अलग अलग टेरिटरी होती हैं। इन्होंने कहा था आप एक ही लॉ को पूरी यूनिवर्स में लागू नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। इनकी बात मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि अब आप बताइए, आप इंडिया का कानून, इंडिया का लॉ अमेरिका में लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अमेरिका का कानून इंडिया में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कनाडा का कानून, मतलब आप कहीं का भी कानून ले लीजिए, किसी भी देश का कानून आप किसी दूसरे देश में लागू नहीं कर सकते। तो इन्होंने सेविनी ने कहा कि अलग अलग टेरिटरी होती हैं, तो आप एक ही लॉ को पूरी यूनिवर्स में लागू नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक बात कही, विल ऑफ पीपल। ये बहुत मायने रखती है, विल ऑफ पीपल। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विल ऑफ पीपल की बात किसने कही? ऑफ पीपल विल ऑफ पीपल की बात किसने कही? तो सेविनी ने कही। किसने कही ये बात? सेविनी ने कही। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसे इम्पोर्टेंट के लिए हेडलाइन कर सकते हो इसे। विल ऑफ पीपल की बात किसने कही? सेविनी ने कही। तो इसके लिए इन्होंने एक एक वर्ड दिया अंग्रेजी में, इंग्लिश में से एक वर्ड दिया है, एक शब्द दिया है इन्होंने,
तो उस शब्द का जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि विल ऑफ पीपल को एक शब्द क्या दिया, तो इस विल ऑफ पीपल को एक अंग्रेजी का शब्द दिया वाल्क ग्रिस्ट, वाल्क गिस्ट, टी, ठीक है ना, वाल्क गिस्ट। देखिए वाल्क गिस्ट, तो ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वाल्क गिस्ट की बात किसने कही, वाल्क गिस्ट का एग्जाम्पल किसने दिया, इस तरह से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, इसे भी आप लिख लें। तो इन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द दिया वाल्क ग्रिस्ट। इसको इन्होंने कहा था जिस एरिया के अंदर जो लोगों की इच्छा शक्ति होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नाम देना पड़ेगा। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, जिस एरिया के अंदर जो लोगों की इच्छा शक्ति होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हेनरी मैने। हेनरी मैने, हेनरी मैने आ जाते हैं। हेनरी मैने क्या कहते हैं देखते हैं, चलिए। इन्होंने सोशल स्टेटस की बात कही। किसकी बात कही इन्होंने? सोशल स्टेटस की। इन्होंने कहा सोशल स्टेटस का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हेनरी मैने ने कहा, अब पूछेंगे इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सोशल स्टेटस की बात किसने कही, तो सोशल स्टेटस की बात हेनरी मैने ने कही। सोशल स्टेटस, ठीक है, सोशल स्टेटस की बात किसने कही? हेनरी मैने साहब ने कही। अब आते हैं पुश्ता, पिस्ता नहीं पुश्ता, पुश्ता। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, चलिए ये देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जनरल विल वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट। इन्होंने बहुत सीधी बात कही, इन्होंने कहा जनरल विल वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट। ये कहते हैं जहाँ पर दो हितों में टकराव हो, एक जनरल इंटरेस्ट दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट, तो जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। ये बात आपको सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस जनरल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लागू करनी पड़ती है, मायने रखती है। ठीक है ना, इन्होंने बहुत प्यारी बात कही है। चलिए आइए लिख लेते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा। इन्होंने कहा जनरल विल वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जनरल विल वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट की बात किसने कही? जनरल सेल्फ इंटरेस्ट, जनरल विल वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट की बात किसने कही? तो ये कही पुश्ता ने। ठीक है, इन्होंने कहा जनरल विल वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट, इन्होंने सीधी बात यही कही है, मैंने आपको बताई है। जहाँ पर दो हितों में टकराव हो, जहाँ पर दो हितों के बीच टकराव होता है वहाँ पर दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट, तो जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। सेल्फ इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट का ध्यान में रखना पड़ता है। आप चाहो तो इसे जनरल इंटरेस्ट भी कह सकते हो, आप चाहो तो इसे जनरल विल भी बोल सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है? अब बात करते हैं हम फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में। अब बात करते हैं हम फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में। अगर आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन मैसेज मी ऑन इनबॉक्स। तो फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में बात करते हैं हम। फिलोसॉफिकल स्कूल के पीछे रीजनिंग होनी चाहिए। इन्होंने रीजनिंग की बात कही फिलोसॉफिकल स्कूल के लिए। यहाँ रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि कारण हो, ठीक है। इन्होंने बात कही यहाँ पे क्या ज़रूरी है? रीजनिंग, रीजनिंग।
रीजनिंग होना ज़रूरी है, यानी कारण। ठीक है, लेकिन लॉ के पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, या रीजनिंग का मतलब कारण से नहीं है। रीजनिंग का मतलब होना चाहिए सेटल्ड प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत जो अपने आप में जो है लॉ को लागू होने की बात कर सके। सेटल्ड प्रिंसिपल, सेटल्ड सेटल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, सेटल्ड प्रिंसिपल की बात कहाँ होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सेटल्ड प्रिंसिपल की बात फिलोसॉफिकल स्कूल में होती है। ऐसे सिद्धांत जो अपने आप में जो जो लॉ को लागू होने की बात करते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है नेचुरल लॉ, जहाँ पर कोई भी कानून बना हुआ है वहाँ पर इक्वलिटी के आधार पर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के आधार पर चीज़ों को डील किया जाता है। ठीक है ना, जहाँ पर कोई भी कानून बना हुआ है वहाँ पर इक्वल के आधार पर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के आधार पर चीज़ों को डील किया जाता है। तो आप यहाँ इसको नेचुरल लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग को आप नेचुरल लॉ भी कह सकते हैं, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत की बात कहाँ आई? नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत की बात कहाँ आई? ये आई फिलोसॉफिकल स्कूल में आपके। तो नेचुरल लॉ रीजनिंग की फिलोसॉफिकल स्कूल है, रीजनिंग की फिलोसॉफिकल स्कूल है। लिख लीजिए आप नेचुरल लॉ रीजनिंग की फिलोसॉफिकल स्कूल है। सॉरी यहाँ लिख लीजिए आप नेचुरल लॉ रीजनिंग की फिलोसॉफिकल स्कूल है। ठीक है ना, ये मैंने ऐसे एरो कर दिया है, आप देख लीजिएगा। नेचुरल लॉ रीजनिंग की फिलोसॉफिकल स्कूल है, इसलिए हमें इसे अलग नाम से नहीं रखा है। ठीक है, इसलिए हमने इसे अलग नाम से नहीं रखा। अगर स्टेट आप देखिए ज़रा, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसको। अगर स्टेट कोई भी कानून बनाता है तो वो कानून कभी नेचुरल लॉ को ओवरटेक नहीं कर सकता, यानी कि ख़त्म नहीं कर सकता। यह बात इन्होंने मेंशन कर दी, मतलब आपको एथिकल वैल्यू को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग ये 5 बंदे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है हीगल। ठीक है, सबसे पहले है हीगल। देखिए आप इसे सोचिए, अगर स्टेट कोई भी कानून बनाता है, वो कानून कभी नेचुरल लॉ को ओवरराइट नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। यह बात इन्होंने मेंशन कर दी है इस बात में, मतलब आपको एथिकल वैल्यू को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग ये 5 बंदे मैं आपको अब बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हैं हीगल। हीगल ने क्या कहा, आइए चलिए बात करते हैं हीगल के बारे में। हीगल ने क्या, तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बनता है कि एवोल्यूशन डायनामिक अप्रोच के बारे में किसने बताया। एवोल्यूशन डायनामिक अप्रोच के बारे में किसने बताया? तो इन्होंने हीगल साहब ने एवोल्यूशन
डायनामिक अप्रोच के बारे में बताया। देखिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ और लिख भी रही हूँ इसीलिए, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो ये हीगल ने इसके बारे में बताया है। तो इस तरह से देखिए पीसीएस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन बना है, जो है प्रिंसिपल जुरिस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल किसे कहा जाता है। प्रिंसिपल INCIP प्रिंसिपल जुरिस्ट, प्रिंसिपल जुरिस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल किसे कहा जाता है, ये भी आपके हीगल साहब को कहा जाता है। ये पीसीएस एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है ना। अब नंबर 2 के जुरिस्ट की बात करते हैं, थॉमस एक्विनस। कैसे कैसे इतना एक नाम है, थॉमस एक्विनस, ठीक है। अभी थॉमस एक्विनस क्या कहते हैं, ये कहते हैं रिलीजन का मतलब ही रीजनिंग है। ये कहते हैं कि लॉ को आप रीडिंग से डायराइड करो, लेकिन रीजनिंग का मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल जो धार्मिक सिद्धांत होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है लॉ का निर्माण करना चाहिए। ये कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, थॉमस एक्विनस ने क्या कहा, थॉमस एक्विनस ने कहा रीजनिंग का मतलब ही, रिलीजन का मतलब ही रीजनिंग है। इन्होंने रिलीजन से रीजनिंग का कंपैरिजन कर दिया। रिलीजन का मतलब ही रीजनिंग है। ये कहते हैं लॉ को आप रीजनिंग से डायराइड करो, लेकिन रीजनिंग का मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल जो धार्मिक सिद्धांत होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए लॉ का निर्माण हुआ है। किसे ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण हुआ है, रिलीजियस प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका, रिलीजियस प्रिंसिपल की बात किसने कही, रिलीजियस प्रिंसिपल की बात किसने कही, तो ये कही हमारे थॉमस एक्विनस ने, एक्विनस ने, ठीक है। थॉमस एक्विनस ने कहा रिलीजन इक्वल टू रीजनिंग, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इन्होंने थॉमस एक्विनस ने कहा रिलीजन इक्वल टू रीजनिंग है जो होना चाहिए। अब बात करते हैं हम फिरते के बारे में, फिश्ते के बारे में, सॉरी, एक तो नाम पता नहीं कैसे कहते हैं, फिश्ते, फिश्ते। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम जो होती है वो म्यूचुअल टर्म पर डिपेंड करती है, म्यूचुअल फंड पर डिपेंड करती है। अब आप किसी भी चीज़ को ले लिए, अगर मेरी किसी से कोई बात बनी हुई है या आपकी किसी से कोई बात बनी हुई है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही तो होगी। ये तो नहीं होगा कि एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है। तो इन्होंने जो है फिश्ते ने कहा किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम जो होती है वो म्यूचुअल टर्म पर डिपेंड करती है। इन्होंने कंपैरिजन कर दिया, फिश्ते ने कंपैरिजन कर दिया। इन्होंने कहा फ्रीडम इक्वल टू म्यूचुअल टर्म। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फ्रीडम इक्वल टू म्यूचुअल फंड की बात किसने कही, तो ये कही फिश्ते ने। आप ये लिख लीजिए, फ्रीडम इक्वल टू MUTUI म्यूचुअल टर्म्स, म्यूचुअल फंड नहीं
म्यूचुअल टर्म। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका, फ्रीडम इक्वल टू म्यूचुअल फंड की बात किसने कही, तो ये कही फिश्टे ने। अब लास्ट है हमारा है कॉन्ट। कॉन्ट, कैंट नहीं कॉन्ट, आप सोचे पानी वाला कैंट। इन्होंने इन्होंने बात कही वी द पीपल। इन्होंने किसकी बात कही, वी द पीपल। इन्होंने कहा लॉ जो है इंडिविजुअल, इन्होंने वी द पीपल की बात कही। तो ये पहले मैं इस बात को रोक के बात करती हूँ आपसे कि वी द पीपल की बात किसने कही। तो वी द पीपल की बात कॉन्ट ने करी, कांट ने करी। इन्होंने क्या बात कही, आइए चलिए देखते हैं कि इंडिविजुअल और जनरल विल दोनों को ध्यान में रखकर ही डील होनी चाहिए। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इंडिविजुअल और जनरल विल की बात किसने कही, तो ये किसने कही, ये कांट ने कही। तो इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए मैं आपको लिखवा देती हूँ ये। चलिए मैं हिंदी में लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। और ये भी ध्यान में रखिएगा, देखिए आप, वी द पीपल की बात किसने कही, वी द पीपल की बात कांट ने कही। तो ये हमारा इस तरह से स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं इसी तरह से आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होती हूँ। और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा आपको समझा सकती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।